हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर साउंड। और कल हम लोग का फर्स्ट वीडियो रहा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी और अच्छी तरीके से सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से कंसंट्रेट होकर के आज की वीडियो को स्टार्ट हम लोग करते हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की चलेंगे। जो भी दिक्कत तुम्हें बन रही है उसको खुद अंडरलाइन कर लेना और शाम को हमसे पूछ लेना। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करना है। तो ये रहा अपना चैप्टर का ओवरव्यू। और इस चैप्टर में कल हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होना जरूरी है। जो इनिशिएट होता है साउंड वो किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से होता है। फिर हम लोगों ने देखा प्रोपागेशन ऑफ साउंड, साउंड आखिर ट्रैवल कैसे करता है। और इसका एक टॉपिक देखे कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या मतलब होता है, ये भी चीजें कल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे थे, शाम को भी रिवीजन हुआ। आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो आई थिंक कि आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा और थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ के बारे में है, फ्रीक्वेंसी के बारे में है और टाइम पीरियड के बारे में है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा है। इस वजह से कोशिश हमारी रहेगी कि सिर्फ एक ही पार्ट आज डिस्कस किया जाए, जिससे ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये क्लियर हो सके। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जिसमें हम लोग साउंड वेव की जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खासियत होती है, उसको देखने आज के वीडियो में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से ध्यान बना के रखिए इस वीडियो पर। आते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, ये रहा अपना टॉपिक। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। जो भी चीजें हम रेड पेन से अंडरलाइन कराएंगे भाई साहब, उसको लिख लेना। ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो तुम्हारी एक्सरसाइज में या टेस्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तुमको मिलेगी भी। ठीक है, तो अंडरलाइन किए रहोगे और लिखे रहोगे अपनी कॉपी में, तो आसानी होगी उस क्वेश्चन को करने में। चलते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव की क्या क्या खासियत है, इसके कौन कौन से सब पार्ट्स हैं, ठीक है, ये डिस्कस करने चल रहे हैं। वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। साउंड वेव को डिस्क्राइब हम करते हैं, मेनली थ्री कॉन्सेप्ट इसके हैं, थ्री वर्ड्स हैं। पहला फ्रीक्वेंसी है, दूसरा एम्पलीट्यूड है और तीसरा स्पीड है। कुछ और इसी से रिलेटेड आ जाएगा तुम्हारा वेवलेंथ, टाइम पीरियड। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम चीजों को डिस्कस करने चल रहे हैं, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। A sound wave in a graphic form is shown in figure 11.6c, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium. कह रहे हैं 11.6c। ठीक है, तुम्हारा पेज को पलटोगे 130 पेज पर 11.6c का एक फिगर बना हुआ है। उसमें ये शो किया गया है कि किस तरीके से डेंसिटी और प्रेशर चेंज होता है जब साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। किस तरीके से डेंसिटी कभी हाई होगी, कभी लो होगी, कभी प्रेशर हाई होगा और कभी लो प्रेशर होगा, कभी कंप्रेशन क्रिएट होगा तो कभी रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरीज विद डिस्टेंस above and below the average value of density and pressure। कह रहे हैं कि डेंसिटी और प्रेशर साथ में, मतलब डेंसिटी और प्रेशर, मीडियम का जो डेंसिटी और प्रेशर है ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। ये कल हम लोगों ने देखा था कि कभी कंप्रेशन और कभी रेयर फ्रैक्शन बनता है। तो डेंसिटी वही तो है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास किसी दिए हुए वॉल्यूम में मास ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी, प्रेशर वहां पे ज्यादा रहेगा, और जहां पर रेयर फ्रैक्शन होगा वहां पे पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ वेरी करती है हमारी डेंसिटी और प्रेशर।
11.6b represents the density and pressure variation respectively as a sound wave propagates in the medium. 11.6b में डेंसिटी और प्रेशर का वेरिएशन दिया हुआ है कि साउंड जब प्रोपागेट करती है किसी मीडियम में, साउंड वेव ट्रेवल करती है, प्रोपागेट मीन्स होता है ट्रेवल, ट्रेवल करती है तो डेंसिटी और प्रेशर में क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि डेंसिटी और प्रेशर में वेरिएशन होगा जब हमारी साउंड वेव प्रोपागेट करेगी, ट्रेवल करेगी। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। Compression are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 11.6c. कंप्रेशन क्या होता है भाई साहब? तो कंप्रेशन में पार्टिकल्स क्या रहते हैं? क्राउडेड रहते हैं। ये बात क्लियर है? कंप्रेशन में पार्टिकल्स क्राउडेड रहते हैं और 11.6c के जो अपर पोर्शन है हमारा, अपर पोर्शन का मतलब ये और ये क्या है? कंप्रेशन है। ठीक है, बात क्लियर रखना। कंप्रेशन क्या होता है? तो जहां पर हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स क्राउडेड रहते हैं, जहां पर डेंसिटी ज्यादा रहती है, जहां पर प्रेशर हाई रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन जब हम इस ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे तो जो मीन एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, जो मीन वैल्यू है, उसके ऊपर जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, वो सभी का सभी कंप्रेशन है। और जो नीचे बन रहा है रेयर फ्रैक्शन है, यहां पे पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। और ये मीन वैल्यू है, यहां पर पार्टिकल्स ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास रहेंगे, मतलब मीन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बात रहेगी। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है? तो जो हमारे ग्राफ के ऊपर पोर्शन बनेंगे वो सभी के सभी कंप्रेशन को डिफाइन करेंगे। द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, थस कंप्रेशन आर रीजन्स वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई। कह रहे हैं कि इस डायग्राम में जो एकदम हमारा टॉप पॉइंट रहेगा, टॉप पॉइंट, यहां पे कंप्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। और रेयर फ्रैक्शन, यहां पर रेयर फ्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब यहां पे पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर पाए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक एक साथ कवर कर रहे हैं। रेयर फ्रैक्शन के बारे में आगे ये दिए हुए हैं। रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड apart and are represented by the valley that is the lower portion of the curve in figure 11.6c। 11.6c में जो लोअर पोर्शन बन रहा है उसको वैली की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैली की तरह दिखाई दे रहा है और उसको हम रेयर फ्रैक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। अ पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड द वैली इज कॉल्ड ट्रफ ऑफ अ वेव। ये ट्रफ है, TROUG, ये ट्रफ ऑफ अ वेव। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर का जो ये हाई पार्ट है, इन सभी को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट, CREST। और नीचे का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, रेयर फ्रैक्शन का जो लोअर पार्ट है, उसको हम लोग ट्रफ डिफाइन करते हैं, TROUGH, TROUGH। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का वो बनता है, डायग्राम बनता है, तो ऊपर वाले को हम लोग कंप्रेशन के रूप में डिफाइन करते हैं और मीन वैल्यू के नीचे जो डायग्राम बनेगा उसको हम रेयर फ्रैक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। कंप्रेशन के जो पीक पॉइंट रहेंगे उनको हम क्रेस्ट बोलेंगे, CREST, और रेयर फ्रैक्शन के जो लोअर पॉइंट रहेंगे उनको हम ट्रफ बोलेंगे, TROUGH। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन C और टू कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। कह रहे हैं कि दो कंप्रेशन के बीच में, दो कंप्रेशन या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम लोग वेव लेंथ के रूप में डिफाइन करते हैं। इसको भाई साहब अंडरलाइन हम कर लेते हैं रेड पेन से। ठीक है, और इसको तुम लिख लेना, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन C और टू कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन R इज कॉल्ड द वेव लेंथ। ठीक है, यहां पर पहले लिखना डेफिनेशन में, वेव लेंथ
वेवलेंथ की डेफिनेशन डॉट करके, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ एज शोन इन फिगर 11.6c। ये देखो, ये कंप्रेशन का ये क्रेस्ट है और ये कंप्रेशन का दूसरे कंप्रेशन का क्रेस्ट है, तो इनके बीच की जो लेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं लैम्डा से, इसको लैम्डा कहते हैं, लैम्डा। ट्रफ में भी यही है कि जो लोअर पार्ट है ट्रफ का, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, लैम्डा होगी, लैम्डा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? तो वेवलेंथ क्या होती है, तो दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की जो लेंथ होती है, दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की लेंथ को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। एक इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने यहां डिफाइन कर लिया है, द वेवलेंथ। अब इसको ब्लैक कर लेते हैं। द वेवलेंथ इज डिफाइन यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसको ग्रीक लेटर लैम्डा के नाम से जानते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब ये जो लैम्डा है ये मेजर क्या कर रहा है, तो लेंथ मेजर कर रहा है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सिंपल। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर। ठीक है, अब यहां हर्ट्ज के बारे में दिया गया है, तो इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, समझ लेना कि हर्ट्ज कौन थे। इसके आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने साउंड वेव का। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई इवेंट, कोई घटना कितने फ्रीक्वेंटली हो रही है, कितने उसके बीच में, मतलब दो मतलब एक घटना आज हुई तो दूसरी घटना कल हुई है, तो मतलब कितने अंतराल पर, कितने इंटरवल पर फिर से इवेंट हो रहा है, वही होता है फ्रीक्वेंसी। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम। मतलब एक यूनिट टाइम में तुम कितनी बार ड्रम को बजा रहे हो, ड्रम बजाने का इवेंट कितनी बार हो रहा है 1 यूनिट टाइम में, तो उसको ही हम लोग फ्रीक्वेंसी के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लेना भाई। हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम। ठीक है, तो यही डेफिनेशन यहां लिख दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रम करके, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम। मतलब कोई इवेंट पर यूनिट टाइम में कितनी बार हो रहा है, वो उस यूनिट की क्या हो जाए, उस इवेंट की हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई इवेंट पर यूनिट टाइम में कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कोई इवेंट पर यूनिट टाइम में कितनी बार हो रहा है, वो उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। We know that when sound is propagated through a medium, we know that when sound is propagated through a medium, the density of medium oscillates between a maximum value and minimum value। कह रहे हैं कि जब कोई साउंड वेव ट्रेवल करती है, साउंड प्रोपागेट कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो ऑसिलेट करेगी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक ऑसिलेशन होगा उसका। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग, उसको भी अच्छे से समझते हैं। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन की भी डेफिनेशन यहां से लिख लेना भाई। द चेंज इन डेंसिटी from the maximum value to the minimum value then again to the maximum value makes one complete oscillation, makes one complete oscillation। मतलब यहां पर देखा जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है भाई। यहां पर डेंसिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी, प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा, यहां से साउंड वेव ट्रेवल करी और मिनिमम वैल्यू तक पहुंची, मिनिमम वैल्यू यहां होगी क्योंकि इसके फिर इससे ऊपर चली जाएगी, डेंसिटी यहां पे सबसे कम होगी, उसके बाद वापस से मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाना, ये क्या हुआ, वन ऑसिलेशन हुआ। वन ऑसिलेशन हुआ कि मैक्सिमम डेंसिटी से
मैक्सिमम डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक जाना और मिनिमम से वापस मैक्सिमम पर पहुंच जाना। ठीक है, ये क्या होगा, ये वन ऑसिलेशन के रूप में डिफाइन किया जाएगा। मतलब जैसे तुम्हारी जो ऑफिस में घड़ी लगी हुई है जिसमें पेंडुलम है, तो पेंडुलम क्या करती है, एक एंड से स्टार्ट होकर के दूसरे एंड पे जाएगी, दूसरे एंड से स्टार्ट होकर के फिर से वापस अपने एंड पे आ जाएगी। तो ये हो गया वन ऑसिलेशन। मतलब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से वापस अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाना, ये होगा वन ऑसिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन the number of such oscillation per unit time is the frequency of the sound wave। ये oscillation पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, इसी को हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के रूप में डिफाइन करेंगे। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन, जितना भी ऑसिलेशन हो रहा है वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। If we can count the number of the compression or rarefaction that cross us per unit time, we will get the frequency of the sound wave। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितने कंप्रेशन, कितने रेयरफ्रैक्शन बन रहे हैं, अगर हम ये बता सकें तो वही होती है हमारे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। भाई कितना कंप्रेशन बन रहा है, कितना रेयरफ्रैक्शन बन रहा है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि ऑसिलेशन कितना हो रहा है। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू। ये वाली इस तरीके से एक साइन होता है, इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यू के रूप में बोलते हैं, न्यू, NU। इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज, सिंबल HZ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो एक पर यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है क्या, हर्ट्ज। और इसको किस रूप में डिफाइन करें, क्या सिंबल है इसका, तो इस तरीके से एक V बनता है, थोड़ा सा तिरछा बनता है, और इसको कहते हैं न्यू, NU, न्यू। वो लैम्डा था वेवलेंथ, दो कंप्रेशन, दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की लेंथ, दो कॉन्सेक्यूटिव रेयरफ्रैक्शन के बीच की जो लेंथ है उसको वेवलेंथ, और उसकी SI यूनिट थी मीटर, और सिंबल था उसका लैम्डा। और ये है हमारे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है हर्ट्ज, HZ, और इसका सिंबल है न्यू, NU। थोड़ा सा V तिरछा बन जाता है। आगे चलते हैं भाई। ठीक है, the time taken by two consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point is called the time period of the wave। कह रहे हैं अब दो consecutive compression या फिर rarefaction को कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं। वेवलेंथ क्या था, बहुत ध्यान समझो, दोनों को यहां पर हम एक साथ कर रहे हैं। वेवलेंथ क्या था, तो दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के बीच की जो लेंथ थी उसको वेवलेंथ बोल रहे थे। वेवलेंथ बोल रहे थे, उसका सिंबल था लैम्डा और SI यूनिट थी मीटर। और टाइम पीरियड क्या है, तो दो कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, दो कॉन्सेक्यूटिव रेयरफ्रैक्शन, इनके बीच में ट्रेवल करने के लिए समय कितना लग रहा है, तो वही है टाइम पीरियड। तो यहां पे लिखा हुआ है, इसको भी लिख लेना। द टाइम टेकन बाय टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक बात। इन अदर वर्ड्स, इसको भी लिखना, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, मतलब कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है, एक ऑसिलेशन क्या होता है, वही कि हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू पहुंचना और मिनिमम से वापस से मैक्सिमम पे पहुंच जाना, वही तो ऑसिलेशन था, और वही हमारी वेवलेंथ भी है। ठीक, तो उसको कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। और टाइम पीरियड का सिंबल क्या है, T, और इसकी SI यूनिट, क्योंकि टाइम पीरियड है, टाइम है, तो इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, सेकेंड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और
टाइम पीरियड, ये वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना, v फॉर वेलोसिटी होता है, ये न्यू है, इस तरीके से थोड़ा तिरछा बना हुआ है। तो न्यू और टाइम पीरियड क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब समझ रहे हो कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में ऑसिलेशन बढ़ रहा है, ध्यान से समझा, पर यूनिट टाइम में ऑसिलेशन बढ़ रहा है। ऑसिलेशन बढ़ने का मतलब है ये जो ग्राफ बनेगा वो बहुत पास पास बनेगा, और जब बहुत पास पास ऑसिलेशन, जब बहुत पास पास ये फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी, ठीक है, तब एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ पे पहुंचने के लिए टाइम पीरियड क्या लगेगा, कम लगेगा। बहुत ध्यान समझो, कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब एक समय में नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो रहे हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होंगे तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन में पहुंचने का जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, ठीक है। और यही अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम कम हो गया, मतलब एक टाइम में मान लो आधा ही ऑसिलेशन हो रहा है, तब हमारा जो टाइम पीरियड होगा एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन पे पहुंचने का जो टाइम होगा वो ज्यादा लगेगा। यही मतलब है इसका कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वेवलेंथ हुआ, टाइम पीरियड हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, इसलिए इसको आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको बार बार हम दोहरा रहे हैं कि तुम्हारे माइंड में अच्छे तरीके से पहुंच जाए, ठीक। आगे चलते हैं। अ वायलिन एंड अ फ्लूट, फ्लूट मतलब जानते हो, फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, may both be played at the same time in an orchestra. Both sound travel through the same medium, that is air, and arrive at our ear at the same time. कह रहे हैं वायलिन और फ्लूट दोनों को एक साथ बजाया जा रहा है और एक ही मीडियम है एयर का, और दोनों की जो साउंड है वो हमारे ईयर में एक साथ पहुंच रही है। Both sound travel at the same speed irrespective of the source, but the sound we receive are different. कह रहे हैं साउंड जो चला था वो सेम टाइम पे चला था, और सेम डिस्टेंस थी हमारी साउंड के सोर्स से, और सेम टाइम वो लगाया हमारे तक पहुंचने में, मतलब वेवलेंथ सेम थी, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन हमको साउंड अलग अलग सुनाई दे रही है, ठीक है। हम पहचान जाते हैं ना कि अरे ये तो बांसुरी की साउंड है, ये तो तबला का साउंड है, ये तो गिटार का साउंड है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक ही टाइम से दोनों साउंड ने ट्रेवल करना शुरू किया, दोनों की डिस्टेंस वेवलेंथ सेम थी, दोनों की लेंथ सेम थी रिसीवर से, तो सेम टाइम पर पहुंची भी हैं, लेकिन दोनों के साउंड में वेरिएशन है, दोनों की साउंड अलग अलग आ रही है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड। ये किस वजह से होता है, तो ये होता है पिच की वजह से। ये किसकी वजह से होता है, पिच की वजह से। पिच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। पिच की वजह से हमें साउंड अलग अलग तरीके का सुनाई देता है। जैसे हमारे वोकल कार्ड की पिच अलग है, इसमें भी पिच होती है, हमारे वोकल कार्ड की पिच अलग है, तुम्हारे वोकल कार्ड की पिच अलग है। तुम दोनों लोग साथ में बोलेंगे, सामने एक बैठा हुआ है बच्चा, ठीक है, लेकिन हमारी आवाज दोनों लोग के साथ में ही पहुंचेगी, क्योंकि एक साथ हमने बुलाना शुरू किया, उसको साथ ही पहुंचेगी, लेकिन वो पहचान लेगा कि अक्षय सर की आवाज कौन सी है और अफनान की आवाज कौन सी है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, तो ये पिच की वजह से होता है। पिच की वजह से हम एक साउंड और दूसरे साउंड के बीच में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पिच की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है भाई साहब, पिच की डेफिनेशन भी लिख लो भाई। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच, ठीक है। इसके लिए ब्रेन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, ब्रेन ही उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाता है। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हाइयर इज द पिच, ठीक है। कह रहे हैं जितना ही ज्यादा वाइब्रेशन होगा, जितना ज्यादा
वाइब्रेशन होगा उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस साउंड वेव में। ठीक है, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही ज्यादा उस पिच उतना ही ज्यादा पिच हाई रहेगा। ठीक है, जैसे लड़कों की पिच हाई रहती है और लड़कियों की पिच लो रहती है। ठीक है, लड़कियों की आवाज पतली आती है और लड़कों की आवाज थोड़ी सी मोटी रहती है। ठीक है, ये सारा का सारा खेल किसका होता है? पिच का रहता है। थस a high pitch sound correspond to more number of compression and rarefaction passing fixed point per unit time। तो हम कह सकते हैं कि जो हाई पिच के साउंड रहते हैं उनमें कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन ज्यादा रहेगा। भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन भी ज्यादा ही होंगे। टाइम पीरियड भले ही कम होगा, ठीक है, लेकिन कंप्रेशन और रेयर ये ज्यादा होंगे। Objects of different size and condition vibrate at different frequencies to produce sound of different pitch। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, क्योंकि उनका वाइब्रेशन करने का जो तरीका है वो अलग है। तो उनकी अलग अलग क्या होती है? पिच होती है। पिच किस पर डिपेंड होती है? पिच डिपेंड है वाइब्रेशन पे कि वाइब्रेशन कितना तगड़ा हो रहा है। यदि वाइब्रेशन तगड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जान रहे हो? क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन पास होंगे, क्योंकि तेजी से आवाज आ रही है, तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, और यही वाइब्रेशन कम होगा बहुत ध्यान समझो, वाइब्रेशन कम होगा, किसी ऑब्जेक्ट को धीरे से तुमने मारा, ठीक है, थोड़ी सी साउंड आई, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को तुमने तेजी से हिट किया है तो उसकी आवाज तेज है। क्यों? क्योंकि उसमें रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस वजह से आवाज भी ज्यादा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां आ रहा है, किसका? एम्पलीट्यूड का। तो इसको लिख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन either side of the mean value is called the amplitude of the wave। कह रहे हैं एम्पलीट्यूड क्या है? तो कह रहे हैं कि मीन साइड के किसी भी एक तरफ, चाहे तो अपर साइड लेने चाहे तो लोअर साइड लेने, जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है यहां से लेकर के यहां तक, तो इसी को एम्पलीट्यूड के रूप में डिफाइन किए हैं। एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मीन वैल्यू के किसी भी एक तरफ, किसी या तो ऊपर की तरफ चले जाओ या तो नीचे की तरफ चले जाओ, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही जो लेंथ है उसी को एम्पलीट्यूड के रूप में जानते हैं। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज द लेटर ए। इसको लेटर ए के रूप में जानते हैं। एज शोन इन फिगर 11.6c 11.6c में दिखाया गया है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। फॉर साउंड इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड की यूनिट वही होगी जो डेंसिटी की वो होती है साई यूनिट, और प्रेशर की जो है साई यूनिट होती है। ठीक है, वही हमारे एम्पलीट्यूड की भी होगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी की, प्रेशर की पास्कल होती है। ठीक, फोर्स पर यूनिट एरिया। आते हैं अगले टॉपिक पे। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भाई साहब ज्यादा रहेगा तो लाउडनेस रहेगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा तो लाउडनेस रहेगी, आवाज में लाउडनेस रहेगी। एम्पलीट्यूड कम रहेगा तो सॉफ्टनेस रहेगी। ठीक है, ध्यान से देखो इस फिगर में, ये दोनों फिगर देखो, ये दोनों फिगर भाई साहब देखिए, यहां पर बहुत ध्यान से समझते चलिए भाई साहब, अफनान। ये देखो यहां पर एम्पलीट्यूड जो है मतलब मैक्सिमम डिस्टरबेंस जो है आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, यही तो है मैक्सिमम डिस्टरबेंस, यही तो है मैक्सिमम डिस्टरबेंस, यही तो है मैक्सिमम डिस्टरबेंस। तो ये क्या है, इसकी लेंथ तुम देखोगे तो कुछ कम दिखाई देगी, लेकिन इसकी लेंथ देखो भाई साहब, मैक्सिमम डिस्टरबेंस इन ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। तो क्या देख रहे हो कि इसकी लेंथ जो है वो छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है। तो ये जो है सॉफ्ट साउंड है और ये लाउडर साउंड है। मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा तो साउंड लाउड, एम्पलीट्यूड कम
तो साउंड सॉफ्ट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक बात। तो यहां पर इसको भी अपने लिख लेना। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। इतना लिख लोगे तो उसके बाद आराम से समझ सकते हो कि अगर एम्पलीट्यूड हाई रहेगा तो लाउडनेस रहेगी, एम्पलीट्यूड कम रहेगा तो सॉफ्टनेस रहेगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? लाउडनेस और सॉफ्टनेस तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? तो एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है कि हम कितनी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, हम कितनी एनर्जी लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराने में। ठीक है, मान लीजिए वोकल कार्ड को हमें वाइब्रेट कराना है तो एक तो धीमे से बोलते हैं, फुसफुसा के बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा उद्देश्य रहता है कि सामने वाला पर्सन सुन जाए, दूर वाला ना सुने, तो हम अपने वोकल कार्ड्स को कम वाइब्रेट कराते हैं। लेकिन कोई आधा किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है और उसको बुलाना है तो हम आराम से नहीं बुलाएंगे, ए अमित ऐसे नहीं बुलाएंगे, तेजी से बुलाएंगे, ठीक है, कि उस तक आवाज पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपने वोकल कार्ड्स को बहुत तेजी से वाइब्रेट कराएंगे। जब तेजी से वाइब्रेट कराएंगे अपने वोकल कार्ड्स को, मतलब इसको हमने एनर्जी दिया, तो ये क्या करेगा? एम्पलीट्यूड को हाई करेगा। और एम्पलीट्यूड को हाई जब होगा तब हमारी जो साउंड है वो लाउड रहेगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। इफ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली वी हियर अ सॉफ्ट साउंड बिकॉज वी प्रोड्यूस अ साउंड वेव ऑफ लेस एनर्जी। कह रहे हैं अपने सामने जो टेबल वगैरह रखी उसको तुम धीमे से मारोगे, मत एनर्जी तुमने लेस दिया। जब एनर्जी लेस दिया तो सॉफ्ट साउंड निकल के आएगी, सॉफ्ट साउंड निकल के आएगी क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या है? कम है। इफ वी हिट द टेबल hard, if we hit the table hard we hear a louder sound, can you tell why? कह रहे हैं टेबल को तुमने हार्ड हिट किया तो उससे तेज साउंड आई, लाउड साउंड आई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब हमने टेबल पर ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट किया। ज्यादा एनर्जी जब एक्सर्ट किया तो एम्पलीट्यूड भाग गया ऊपर, एम्पलीट्यूड हाई हो गया। जब एम्पलीट्यूड हाई तो हमारी लाउडनेस की साउंड आएगी, साउंड लाउड हो जाएगा। A sound wave spreads out from its source. As it moves away from the source, its amplitude as well as its loudness decreases. कह रहे हैं जब एक सोर्स से साउंड वेव ट्रेवल करना शुरू हो जाता है, शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड कम होने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि हम यहां से अमित को बुलाए थे तो आधा किलोमीटर तक एम्पलीट्यूड हाई ही रहेगी, नहीं, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे लो होते हुए जीरो हो जाती है। तो साउंड भी कुछ देर बाद क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। लाउडर साउंड कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। ठीक है, अगर लाउडर साउंड है क्योंकि उसके साथ हायर एनर्जी भी है, ज्यादा एनर्जी भी दी गई है उसको, इस वजह से ज्यादा दूर तक वो ट्रेवल कर पाएगा। और जो हमने जिस साउंड को लेस एनर्जी दिए है वो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। shows the wave shapes of loud and soft sound of same frequency। तो loud और soft sound का भी जो ग्राफ हमने तुमको दिखा दिया उसी के बारे में बात कर रहे हैं। The quality or timbre of sound is that characteristics which enables the quality or timbre of sound is that characteristics which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। तो कह रहे हैं जो क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड, साउंड की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, साउंड की क्वालिटी या फिर टिम्बर मीन्स क्या? लकड़ी होता है, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो किस लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक है, उस पर भी साउंड डिपेंड करता है कि साउंड की किस तरीके से साउंड सॉफ्ट होगा, लाउड होगा, ठीक है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। जिस तरीके से वायलिन होती है उसकी आवाज जो होती है एकदम पतली होती है, ठीक है, उसका साउंड एकदम ही सॉफ्ट आता है, ठीक है। लेकिन ड्रम हो गया, इसकी आवाज क्या रहती है? लाउड रहती है ठीक है। तो ये भी हमें हेल्प करती है साउंड को डिस्टिंग्विश करने में, साउंड को अलग अलग कैटेगराइज करने में। द साउंड विच इज मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। अ साउंड, ऐसे साउंड जो कि प्लीजेंट होते हैं, जो कि प्लीजेंट लगते हैं हमें,
वो रिच क्वालिटी के होते हैं। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट। ऐसा साउंड है जिसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी हो, ध्यान रखना, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी हो उसको टोन कहते हैं। और ऐसे साउंड जिसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, मतलब कई सारे मिक्सचर हो फ्रीक्वेंसी के, तो उसको कहते हैं नोट। एंड इज प्लीजेंट टू लिसन टू। तो जितने गाने होते हैं इसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है, तो ये हमें प्लीजेंट लगते हैं। लेकिन जो शोर होता है, जो नॉइज होती है, वो नोट होती है, NOTE। इसको थोड़ा सा रेड पेन से भाई साहब लिख लो। द साउंड which is produced due to mixture of several frequencies is called a note and is pleasant to listen to। ठीक है। और इसके पहले वाला था a sound of single frequency is called a tone। ठीक है, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी है तो वो टोन है, और मिक्सचर है फ्रीक्वेंसी का तो वो नोट है। उस साउंड में, उस साउंड को नोट कहेंगे हम। Noise is unpleasant to the ear, music is pleasant to hear and is of rich quality। तो नॉइज जो है वो टोन का एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारे म्यूजिक है तो म्यूजिक जो है उसमें मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो वो सुनने में अच्छा लगता है, उसको हम लोग नोट बोलते हैं। अब यहां आ जाता है तुम्हारे क्वेश्चंस, तो इसको कर लेना। आगे चलते हैं। The speed of sound is defined as the distance which a point on a wave, such as a compression or rare fraction, travels per unit time। तो speed of sound क्या होगा? तो compression और rare fraction travels per unit time। per unit time में कितना compression और कितना rare fraction साउंड की वेव का बन रहा है, वही पर यूनिट टाइम में कितना साउंड वेव का कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बन रहा है, वही उसकी स्पीड होगी। तो यहां पर देखो, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। लैम्डा का क्या मतलब है कि जब लैम्डा क्या मतलब था? वेवलेंथ, मतलब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो लेंथ थी उसी को तो लैम्डा बोल रहे थे। एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो लेंथ थी उसी को लैम्डा हम कह रहे थे। तो डिस्टेंस लैम्डा हो गया, टाइम टी हो गया, तो वेलोसिटी को हम क्या बता सकते हैं? लैम्डा अपॉन टी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, जिसमें लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ का क्या मतलब होता है कि लेंथ बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन या लेंथ बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन। ठीक बात, आगे चला जाए। Here, lambda is the wavelength of the sound wave. It is the distance traveled by the sound wave in one time period to the of the wave. Thus, velocity is equal to lambda nu। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर velocity is equal to, ऐसा करते हैं, वेलोसिटी को साफ साफ v लिखते हैं हम लोग, नहीं तो न्यू और वेलोसिटी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, v वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा, और जो t है ये टाइम पीरियड है, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? ध्यान रखो, टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन था? तो फ्रीक्वेंसी के था। तो 1 अपॉन टी, ये टी जो है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है, मतलब 1 अपॉन टी है, तो 1 अपॉन टी की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं, न्यू न्यू NU न्यू। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के रूप में। यहां पर देखो लिखे हैं स्पीड इज इक्वल टू, यहां पर देखो लैम्डा न्यू कर दिए क्योंकि 1 अपॉन टी की जगह पे न्यू रख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड, ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसको भी भाई साहब लिख लेना, क्या क्या लिखोगे? स्पीड ये वाला लिख लेना और ये वाला, ठीक, ये फॉर्मूला भी लिख लेना।
द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। कह रहे हैं साउंड की स्पीड किसी भी एक मीडियम में लगभग सेम होती है, अप्रॉक्स सेम होती है अंडर सेम फिजिकल कंडीशन। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है एक हमारे सामने आ रहा क्वेश्चन, तो उसको अपने हम पीपीटी पे सॉल्व करते हैं। लिखा है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। मतलब एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है, 2 किलोहर्ट्ज दिया गया है, और उसकी वेवलेंथ का मतलब जान रहे हो ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन। तो उसकी जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर इस साउंड वेव को यदि हमें ट्रेवल कराना है तो कितना समय लगेगा, हमें टाइम पीरियड बताना है। तो यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मतलब न्यू दिया गया है, न्यू इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज। 2 किलो हर्ट्ज मतलब अब फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, किलो हर्ट्ज तो होती नहीं, तो इसको हर्ट्ज में हम चेंज कर लेंगे। तो 2 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 2000 हर्ट्ज। ठीक बात। एंड वेवलेंथ मतलब लैम्डा दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। अब भाई लैम्डा वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो 35 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.35 मीटर। ठीक बात। अब हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस हमको दिया गया है, डिस्टेंस हमको दिया गया है। ठीक है, इसको लिखना मत सोचो, डिस्टेंस हमको दिया गया है और हमें टाइम निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हमें स्पीड पता चल जाए कि इस साउंड वेव की स्पीड कितनी है, तब हम यहां पर रख करके डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इस तरीके से कर देंगे। ध्यान समझ रहे हो ना कि इसमें हमको डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस हमको दिया गया है और टाइम हमको पूछ रहा है, टाइम हमें पूछ रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला लगा करके हम टाइम पीरियड बता देंगे कि इसको इस साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए क्या, स्पीड पता होना चाहिए कि स्पीड हमारे इस साउंड वेव की क्या है, मतलब वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले ही फॉर्मूला बनाया है वेलोसिटी का इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड v is equal to wavelength multiplied by frequency। है था ऐसा कोई फॉर्मूला अभी? तो वेवलेंथ है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है, 0.35 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2000 हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 2 जा 70 और उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे और फिर ये 2 डेसिमल प्लेस है तो 1 2, तो हमारा आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमारी वेलोसिटी आ गई, टाइम दिया, वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस कितना है, 1.5 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। इसको पहले तो मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा
1500 मीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक बात। वेलोसिटी आ गई है, तो अब यही फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारी है 1500 और वेलोसिटी कितनी है 700। 0 से 0, 0 0 कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 2 जा 14, 1 बचेगा और उसके बाद आ जाएगा 2.1 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसमें क्या दिया गया था, तो फ्रीक्वेंसी दिया गया था और वेवलेंथ दी गई थी हमें। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पहले तो थोड़ा सा एसआई यूनिट में उसको चेंज किए, हर्ट्ज और मीटर में। उसके बाद यहां से हम लोगों ने निकाल दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। वहां से वेलोसिटी हमारी निकल के आ गई। उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा करके टाइम पीरियड निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब वापस से अपनी एनसीईआरटी पे हम आते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम आ गया 2.1 सेकेंड का। इसके बाद फिर इंटेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, तो उसको देख लेना। ये थोड़ा सा और है, इसको भी कवर करते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड। थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बना के रखो, कंप्लीट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, लास्ट टॉपिक है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब एक सेकेंड में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। पर यूनिट टाइम में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, उसी को कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वी समटाइम्स यूज द टर्म, वी समटाइम्स, इसको अंडरलाइन करवा लिए हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना। वी समटाइम्स यूज द टर्म्स लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली। कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, लाउडनेस और इंटेंसिटी को हम एक जैसा डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। But they are not the same. Loudness is a measure of the response of the ear to the sound. Loudness क्या है, तो हमारा ईयर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारा ईयर क्या रिसीव कर रहा है, वो लाउडनेस डिफाइन करता है। कि आवाज हमें तेज सुनाई दी कि धीमी सुनाई दी, वो लाउडनेस और सॉफ्टनेस डिफाइन करता है। लेकिन पर यूनिट टाइम में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, कितनी साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है, वो होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one as louder than the other, simply because our ear detects it better. कह रहे हैं कि एक ही इंटेंसिटी की दो साउंड, एक ही इंटेंसिटी की दो साउंड अगर हो, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा ईयर किसी को लाउड साउंड बताता है, किसी को सॉफ्ट साउंड बताता है। तो इस वजह से हमारा इंटेंसिटी और लाउडनेस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, और लाउडनेस का मतलब होता है कि हमारा ईयर किस साउंड को क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक बात। तो इस तरीके से हम लोग का आज का टॉपिक खत्म होता है। तो आज इंटेस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, एक यहां क्वेश्चन हो गया और 4 1 5 5 2 7 7 इंटेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहेगा। टोटल 7 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी हमने अंडरलाइन वगैरह कराया है तो उसको अच्छे से भाई साहब देख लेना। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ये वाला बड़ा था, और इसको यदि पार्ट में डिवाइड थे तब समझ में ना आता। ठीक है, तो चल जाता है, कभी कभी जाता है, कम चल जाता है। तो जितना भी हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना, और जो भी नहीं आए, समझ में नहीं आया है, उसको शाम को पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।